नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों 4। तो बताइए दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों 2 नियम हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दोस्तों 2 नियम होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। पूछा है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है अभिसारी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है अवतल, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है अपसारी, और लास्ट में लिखा है दोस्तों बाईफोकल। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष जो है ये ओल्ड एज में होता है, कहने का मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को होता है। ठीक है, और दोस्तों इस दोष में ना तो दोस्तों निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और इसका उपचार के लिए दोस्तों हम किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बाईफोकल प्रयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन में हम डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। तो बाईफोकल लेंस से किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों समतल दर्पण, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है उत्तल दर्पण, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ अवतल दर्पण, और लास्ट में लिखा है दोस्तों उत्तल लेंस। तो बताइए कि मोटर कार में के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जब पूछेगा कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है, साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर में दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर इसमें पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दोस्तों दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है समतल दर्पण, सेकेंड ऑप्शन लिखा है अवतल दर्पण, और थर्ड ऑप्शन लिखा है उत्तल दर्पण, और लास्ट में लिखा है इनमें सभी। तो देखिए पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों का दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का करता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अवतल दर्पण को दोस्तों हजामत बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार ये आपका एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 25 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 30 सेंटीमीटर, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, और लास्ट में लिखा है दोस्तों अनंत। तो देखिए स्पष्ट देखने की दोस्तों न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न और भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा कि पूछेगा कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। तो दूर बिंदु देखने को दोस्तों अनंत होती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। तो अनंत होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न में पूछा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का होगा। परावर्तन कोण दोस्तों कितने का होगा। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 60 डिग्री, और बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 45 डिग्री, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों 20 डिग्री, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 90 डिग्री। तो देखिए समझिएगा दोस्तों कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आपतन कोण दोस्तों 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी हमारा 60 डिग्री का ही होगा। तो ऑप्शन में ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपतन
कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण का जितना मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का भी मान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में पूछा है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। यहाँ देखिए, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है पीला, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है नीला और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है लाल और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों काला। तो वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है दोस्तों, तो नीला का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसी के कारण दोस्तों आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सा दोस्तों गैस भरा रहता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है क्लोरीन गैस, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस और देखिए डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो दोस्तों इसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है दोस्तों वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितना भी इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक, देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए पूछा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए ए ऑप्शन में लिखा हुआ है बल, और बी में लिखा है ऊर्जा, सी में लिखा है शक्ति और डी में लिखा है ईंधन। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है अमीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है दोस्तों वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है दोस्तों गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है नाइक्रोम, और बी में लिखा है दोस्तों टंगस्टन, और सी में लिखा हुआ है तांबा और डी में लिखा है जस्ता। तो दोस्तों विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। पूछा हुआ कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दोस्तों प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ किरण पुंज और सी में लिखा है दोस्तों प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है परिकिरणन। तो दोस्तों प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर। और दोस्तों इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको आप नोट कर ले और उसको आप बार बार रिवीजन करते रहें, ताकि आपका तैयारी का लेवल दोस्तों डे बाय डे इंक्रीज होते रहे। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों साइन आई बाई में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बाई में साइन आर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 14 नंबर। इसमें पूछा गया है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है विद्युत धारा, और बी में लिखा है प्रतिरोध, और सी में लिखा हुआ है चालक, और डी में लिखा हुआ है नाभिक। तो दोस्तों आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा दोस्तों एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए।
रखिएगा कि विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर। किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दोनों को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? तो दोस्तों तब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों लोहा और चांदी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सीसा और लोहा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है दोस्तों सीसा और लोहा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सीसा और टीन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज किस से बना होता है? तो सीसा और टीन से बना होता है, ठीक है, सीसा और टीन से दोस्तों विद्युत फ्यूज बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि पवन चक्की चलाने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी में लिखा हुआ है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में लिखा हुआ है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 18 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ का भी उसमें लिंक मिलेगा वीडियो का दोस्तों, साइंस का भी मिलेगा आपको, सोशल साइंस का भी मिलेगा, और हिंदी का मिलेगा भी, ठीक है दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में हमारा जाइए, वहाँ पर लिंक ये सारा सब्जेक्ट का उपलब्ध है, ठीक है। इसमें जितना भी प्रश्न को कवर किया गया है वो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का कवर किया गया है, ठीक है। इसलिए देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक वहाँ मौजूद है, आप वहाँ जाकर जरूर देखें। देखिए 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है चालक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दोनों, लास्ट में लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों चालक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता है उससे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, ठीक है, कि जिसमें दोस्तों धारा प्रवाह नहीं होता है उससे हम क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तरी ध्रुव से, और बी में लिखा हुआ है दक्षिणी ध्रुव से, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है किसी भी ध्रुव से निकल सकती है, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र किस ध्रुव से निकलती है? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वाट, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है जूल, और देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ओम मीटर। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जूल दोस्तों ये कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, इसको भी आप याद रखिएगा कि कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है। और जैसे ओम मीटर दोस्तों ये प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जो आया दोस्तों ये आपका HW का प्रश्न है। कहने का मतलब आपको होमवर्क में ये प्रश्न दिया जा रहा है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वाट, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है वोल्ट, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है एम्पियर, और लास्ट में लिखा है दोस्तों ओम। तो आप बताइए इसको कमेंट बॉक्स में करके दोस्तों कि इसका राइट आंसर कौन ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आप जरूर कमेंट
कमेंट करके बताइएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।